You all are very welcome and good afternoon. मैं यहाँ गवर्नमेंट अकाउंटिंग डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। यह DCT एग्जाम फॉर ऑडिटर्स के पार्ट 1 का सेक्शन 1 है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग थॉरली मैं समझाऊंगा, और ये आपके केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि वर्किंग स्टाइल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इसके लिए आपको अकाउंटिंग मालूम होनी चाहिए कि अकाउंटिंग के कुछ रूल्स पता होने चाहिए आपको। डेबिट है, क्रेडिट है, या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में उस टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? पर ईयर हम सबको पता है कि बजट बनाया जाता है। ये बजट जो है पार्लियामेंट में भी आता है और राज्य सरकार के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आता है। तो ये जो बजट है जिसको एनुअल बजटिंग कर रहे हैं, ये बजट का फाइनेंशियल सैंक्शन लिया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि जो फिनांस डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस होता है, स्टेट का भी और यूनियन का भी, वो बजट को लेकर के लेजिस्लेचर में जाता है। तो बजट में जो लेजिस्लेचर में बजट आता है, वो लेजिस्लेचर का मीनिंग हो गया कि यदि यूनियन का है तो पार्लियामेंट में आएगा, यदि स्टेट का है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में चला जाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि फाइनेंशियल सैंक्शन के लिए वहां पे वोटिंग होती है, वो एक प्रोसीजर जो फर्दर डिस्कस किया जाएगा। वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद बजट सैंक्शन हो जाता है। फिर जब बजट सैंक्शन हो जाएगा तो डिपार्टमेंट वाइज उस बजट को एलोकेट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो जब डिपार्टमेंट वाइज बजट को बांटा जाता है तो ये FS मीन्स फाइनेंशियल सैंक्शन, इस फाइनेंशियल सैंक्शन को एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है। अब पॉइंट वाली बात यह है कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज अ मिनिस्टर। हर एक मिनिस्ट्री का अपने एक मिनिस्टर होता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक मिनिस्टर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक मिनिस्टर होगा। तो एग्जीक्यूटिव एक मिनिस्टर्स होता है। होता क्या है कि जब कोई भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है तो उसमें एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं और फर्दर MPs अलग होते हैं, या स्टेट की बात कर रहे हैं तो MLAs अलग होते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है वो आता है मिनिस्टर्स का। तो मिनिस्टर जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कि हेल्थ का फाइनेंशियल सैंक्शन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो एग्जीक्यूटिव होगा, उसको जो मिनिस्टर होगा, वो सेक्रेटरी को फाइनेंशियल सैंक्शन दे देगा। सेक्रेटरी जो उसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा उसको फाइनेंशियल सैंक्शन दे देगा। अब ये सेक्रेटरी होता क्या है? ये सेक्रेटरी क्या होता है? ये ग्रैंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है। ये इसको ग्रैंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? फिर ये एक्सपेंडिचर कर देता है। इसका प्रोसीजर है कि ग्रैंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, फिर वो अपना चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देगा, फिर वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देगा, फिर वो DDO को देगा। ये एक प्रोसीजर है, वो फर्दर डिस्कस होता रहेगा। अभी केवल आप एक प्रोसीजर एक ओवरव्यू में समझ लीजिए। तो एक्सपेंडिचर करेगा। जब वो एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो जाएगा, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन्स पूरे हो जाएंगे कि जिस भी काम के लिए हमने बजट लिया था उसको हमने खर्चा कर दिया है। तो अब ये खर्चा हो जाएगा तो इस पूरे एक्सपेंडिचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और कंपाइल किया जाएगा। कोई कहीं पे कैश बुक में कहीं पे रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उसको मंथली वाइज पूरा कंपाइल कर दिया जाएगा, पूरा एनुअल फॉर्म में उसको ले आया जाएगा। तो ये रिकॉर्ड करना और कंपाइल करना, इन दोनों का काम किसका होता है? अकाउंटिंग एजेंसीज का होता है। तो ये जो अकाउंटिंग एजेंसीज है, अब इस पर डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अकाउंटिंग एजेंसीज जो है वो हमारे 2 टाइप्स की हैं। जब हम बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स के कंपाइल और प्रिपेयर की, वर्ड को आप याद रखिएगा, रिकॉर्ड, कंपाइल एंड प्रिपेयर, ये तीनों वर्ड अकाउंटिंग एजेंसी काम। तो इस समय क्या है? इस समय यदि यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, कंपाइल करना है, तो आपको जो है यूनियन गवर्नमेंट में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA रोल, वहां पर CGA का रोल आएगा, ठीक है। पहले ये CGA एग्जिस्टेंस में नहीं था, CAG ये काम करता था, बाद में CGA एग्जिस्टेंस में आ गया 1980 से। तो अभी ये आगे डिस्कस होगा। लेकिन अगर स्टेट की बात होती है तो स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव होता है, सेक्रेटरी होता है डिपार्टमेंट का, पूरा प्रोसीजर वही होता है। तो इसमें भी हमको क्या करना होता है कि एनुअल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना होता है, कंपाइल करना होता है। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड, कंपाइल और प्रिपेयर का काम जो है अभी भी CAG के अंडर में आता है। जो अकाउंटेंट जनरल A&E जो अकाउंट ऑफिस आता है वही करता है, वही उसको कंपाइल भी करेगा, प्रिपेयर भी करेगा और रिकॉर्ड भी करेगा, ठीक है। तो अब ये लोग रिकॉर्ड और प्रिपेयर करके क्या करते हैं? एनुअल अकाउंट्स में फॉर्म कर देते हैं। कंपाइल करेंगे मतलब मंथली अकाउंट बनाएंगे, मंथली अकाउंट को एक साथ करके उसको एनुअल अकाउंट बना देंगे। अब एनुअल अकाउंट जब बनाएंगे तो एनुअल अकाउंट्स के भी 2 टाइप्स हैं। पहला टाइप है आपका फिनांस अकाउंट और दूसरा है आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो अब ये फिनांस अकाउंट क्या एप्रोप्रिएशन, अब इसको याद रखिएगा क्योंकि ये अभी आगे फर्दर में एक्ट भी आएगा कि बजटिंग प्रोसेस में फिनांस एक्ट भी है, एप्रोप्रिएशन एक्ट भी है। अभी हम बात करें अकाउंट की, तो जो एनुअल अकाउंट है वो 2 टाइप्स का है, एक फिनांस अकाउंट है, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ओके, तो अब हम लोग फर्दर जाएंगे। तो रोल ऑफ सीएजी क्या है, सीएजी का रोल क्या है, हमारे डिपार्टमेंट का क्या रोल आया इस एनुअल अकाउंट से। तो जो यूनियन के केस में सीजीए ने, जो अकाउंटिंग एजेंसी सीजीए है, इस सीजीए ने क्या किया कि रिकॉर्ड कंपाइल करके एनुअल अकाउंट बना दिया, प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, अब इस एनुअल अकाउंट का क्या किया, ऐसे ही स्टेट में कर दिया, एजी ने प्रिपेयर कर दिया एनुअल अकाउंट। इस एनुअल अकाउंट का क्या करता है हमारा डिपार्टमेंट, ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट में क्या होता है, अब यदि ये अकाउंट्स आपका यूनियन का अकाउंट्स है तो इस रिपोर्ट को वो प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट को दे देता है। ठीक है, यदि ये अकाउंट आपका स्टेट का है तो फिर वो रिपोर्ट जो है गवर्नर को दी जाती है, गवर्नर उसको लेजिस्लेटिव असेंबली को या स्टेट लेजिस्लेचर को दे देता है। ओके, अब देखते हैं कंप्लीट प्रोसीजर के ओवरव्यू में क्या होता है कि एक प्रोसीजर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेजिस्लेचर जो कि फाइनेंशियल सैंक्शन देता है, पार्लियामेंट भी हो सकता है यूनियन केस में और स्टेट केस में लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो फाइनेंशियल सैंक्शन, एफएस मींस फाइनेंशियल सैंक्शन देता है। किस चीज के लिए फाइनेंशियल सैंक्शन होता है, डब्ल्यूडी मींस विड्रॉल, विड्रॉल मनी फ्रॉम सीएफ, सीएफ मींस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यूनियन केस है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट का केस है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो लेजिस्लेचर फाइनेंशियल सैंक्शन देता है। फाइनेंशियल सैंक्शन का काम क्या होता है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मनी को निकाल लेता है। ठीक है, निकालने के बाद वो पैसा कहाँ जाता है, एग्जीक्यूटिव के पास जाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको एक्सपेंडिचर करता है। कैसे, विड्रॉल करता है पैसे को और एक्सपेंडिचर करता है। डायरेक्ट नहीं करता है वो, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी को देगा, फिर वो सेक्रेटरी डायरेक्टर को देगा, फिर जॉइंट डायरेक्टर को देगा, फिर डीडीओ के पास आएगा, फिर डीडीओ उसको लास्ट में जाकर के एक्सपेंडिचर करता है। लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू है कि एग्जीक्यूटिव उसको एक्सपेंडिचर कर देता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है। फिर उसके बाद एनुअल अकाउंट बनता है। अब ये एनुअल अकाउंट बनता कैसे है, ये बता दिया है आपको कि अकाउंटिंग एजेंसी बनाती है। अकाउंटिंग एजेंसी बनाती है, यूनियन के केस में सीजे बनाती है, स्टेट के केस में एजी एंड बनाता है। फिर इस एनुअल अकाउंट का ऑडिट होता है और ऑडिट होने के बाद, ऑडिट कौन करता है, हमारा डिपार्टमेंट सीएजी करता है। ऑडिट होने के बाद ये फिर कहाँ चला जाता है, लेजिस्लेचर में वापस चला जाता है। तो देखिए, लेजिस्लेचर से स्टार्ट हुआ और वापस लेजिस्लेचर के पास रिपोर्ट पहुंच गई, मतलब जिसने पैसा दिया उसके पास पूरी डिटेल पहुंच गई कि हमने ये खर्चा किया है। तो ये कह सकते हैं हम लोग, दिस प्रोसेस शोज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर है उसकी अकाउंटेबिलिटी को प्रूव करता है कि हमने आपको जो भी पैसा दिया आपने उसको प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करके वापस जो है लेजिस्लेचर को दे दिया है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है गवर्नमेंट फिनांस। गवर्नमेंट फिनांस या गवर्नमेंट अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है पब्लिक अकाउंट, तीसरा कंटिजेंसी। नॉर्मली हम लोग कंसोलिडेट और कंटिजेंसी समझ जाते हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि पब्लिक अकाउंट में बस एक ही लाइन लिखी होती है, रेदर देन। तो अभी है क्या पब्लिक अकाउंट में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आर्टिकल देख लेते हैं कि आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं। तो पहला है कंसोलिडेट फंड। तो कंसोलिडेट फंड जो है वो 266(1) आर्टिकल में है। सेकंड उसी का 266(2) पब्लिक अकाउंट है। थर्ड है कंटीजेंसी 267। अब देखते हैं कंसोलिडेट फंड में क्या आता है। कंसोलिडेट फंड आपका जो है यूनियन का है तो कंसोलिडेट फंड ऑफ यूनियन भी होगा, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट भी होगा। अब इसमें कंसोलिडेट फंड में क्या आता है, ऑल रिवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितनी भी रिवेन्यूज लेता है वो सब इसमें कंसोलिडेट फंड में आता है। रिवेन्यूज कहाँ से है, रेलवे अपना रिवेन्यू जनरेट करती है, किराया लेकर के, टिकट लेकर के रिवेन्यू जनरेट करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना रिवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, तो वो रिवेन्यू रिसीव करते हैं, वो भी कंसोलिडेटेड फंड में आएगा। ऑल लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लोन्स किसी को देगी तो फिर वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर से आ जाएगा। ऑल रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, अब किसी को हमने लोन दिया, लोन के बाद वो हमको रीपेमेंट करेगा, जब वो हमको रीपेमेंट करेगा तो फिर ऑल रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट फिर जब रीपेमेंट करेगा ना तो फिर वो भी रिसीविंग के रूप में आ जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में, तो फिर वो भी आ जाएगा इसमें कंसोलिडेटेड फंड में। ठीक है, अब आता है पब्लिक अकाउंट। देखिए मैं कह रहा हूं ना, उसमें लिखा था ऑल अदर पब्लिक मनी रिसीव्ड। अब ऑल अदर का मतलब क्या हो गया कि मतलब जो कुछ भी पब्लिक मनी रिसीव हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड में, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी रिसीव हो रहा है बाय द गवर्नमेंट और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव हो रहा है या गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसीव हो रहा है, ये दोनों ही केस में जो है वो सारी मनी क्या आती है, पब्लिक अकाउंट होती है। पब्लिक अकाउंट में क्या क्या आता है, एग्जांपल के लिए प्रोविडेंट फंड आता है, जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो
कैजुअल लोगों का भी अब बनाया जा रहा है। ठीक है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स हो गया, पोस्ट ऑफिस में बहुत से नेशनल सेविंग फंड्स चलते हैं, तो ये सारे के सारे जो है पब्लिक अकाउंट में जाते हैं आर्टिकल 266(2) में। थर्ड पॉइंट आता है कंटीजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में कंटीजेंसी फंड जो है वो एक फिक्स्ड कॉर्पस होता है, मतलब एक अमाउंट जो है रख दिया जाता है। मान लीजिए सपोज करते हैं 500 करोड़ रुपए उस कंटीजेंसी फंड में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो वो 500 करोड़ का काम क्या होगा कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है, तो अर्जेंसी आती है, उस अर्जेंसी में उससे तुरंत जो है खर्चा किया जा सकता है। तो इनकर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर विदाउट प्रायर लेजिस्लेटिव अप्रूवल, मतलब उस समय हम लेजिस्लेचर का अप्रूवल नहीं लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि यूनियन की बात है तो हम पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं लेंगे, और यदि स्टेट की बात है तो हम लोग लेजिस्लेचर से अप्रूवल नहीं लेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल नहीं लेंगे, डायरेक्ट उसे खर्चा कर देंगे। क्योंकि देखिए पैसा खर्चा करने के लिए हमको प्रॉपर अप्रूवल की आवश्यकता होती है। वो बिल बन करके जाता है आपका उस पर लेजिस्लेचर पे या पार्लियामेंट पे जाता है, फिर वो बिल पे वोट होते हैं, फिर वो बिल पास होता है, फिर प्रेसिडेंट गवर्नमेंट का साइन होता है। तो फिर यदि आप अर्जेंसी है तो फिर आप कैसे जो है इतना डिले कर सकते हैं। तो इसलिए कंटीजेंसी फंड बनाया था कि उसको तुरंत यूज किया जा सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फंड्स फॉर नेचुरल कैलामिटी, ये एग्जांपल है नेचुरल कैलामिटी के लिए इसको यूज किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके, रिकूपिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए होता क्या है, ये 500 करोड़ रुपए खर्च, तो आपने 200 करोड़ ले लिए, सपोज किया 500 करोड़ मेरे पास कॉर्पस फंड था कंटीजेंसी फंड का, उसे 200 करोड़ रुपए नेशनल कैलामिटी आई खर्चा कर दिया गया। अब पहला पॉइंट तो यह है कि 200 करोड़ रुपए जो खर्च किया गया है वो खर्च कहाँ हुआ, इसका ऑडिटिंग होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो अब 200 खर्च हो गया, वापस में 200 हमें वापस डालने भी हैं, तो एक साथ दोनों काम हो गया, तो उसके लिए एक प्रोसीजर अपनाया गया रिकूपिंग का। तो उसमें होता क्या है कि एक बार पैसा खर्चा हो गया तो रिकूपिंग किया था, उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अमाउंट निकाल के कंटीजेंसी फंड में डाल दिया जाता है। अब जब 200 करोड़ रुपए निकाल रहे होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसमें पूरी डिटेल होती है कि 200 करोड़ रुपए ये कहाँ खर्चा हुए हैं, तो उस पूरी डिटेल का वहां पे थॉरली ऑडिटिंग हो जाता है, और फिर उसके बाद उसको अप्रूवल के लिए भेज देते हैं, तो लेजिस्लेटिव से फिर अप्रूवल मिल जाता है और वापस वो कंटीजेंसी फंड में चला जाता है। इसको रिग्रुपिंग कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बजटिंग। अब देख लीजिए बजटिंग में क्या क्या है। बजटिंग में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है एएफएस, एएफएस मतलब हो गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड पार्ट है आपका फिनांस एक्ट, एंड थर्ड पार्ट है आपका एप्रोप्रिएशन एक्ट। तो अभी देखते हैं हम लोग, पहला है एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए हम सभी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का यूज कहीं भी नहीं किया गया है, सब जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही यूज किया गया है। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, ये एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होता है। किस चीज का एस्टिमेट होता है, ये रिसिप्ट, आर फॉर रिसिप्ट, ई फॉर एक्सपेंडिचर का होता है। ये जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है ये कैटेगराइज किए जाते हैं। कैटेगराइज किए जाते हैं किसमें किए जाते हैं, चार्ज और वोटेड में किए जाते हैं, और रिवेन्यू और कैपिटल में किए जाते हैं। तो एक तो चार्ज और वोटेड में किए जाते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल में इसको कैटेगराइज किया जाता है। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये तीनों ही गवर्नमेंट के अकाउंट से डील करता है। एक तो आपका कंसोलिडेटेड फंड से भी करता है, पब्लिक अकाउंट से भी करता है, और कंटीजेंसी, तीनों के लिए बजट बनता है। कंटीजेंसी के लिए बजट डिवीजन होता रहता है कि अभी हमको कितने की कॉर्पस की आवश्यकता है, पिछले 500 करोड़ की थी, बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, तो बढ़ाना है, कैसे करना है, तो वो कंटीजेंसी के लिए होगा। पब्लिक अकाउंट के लिए भी चेंजेस होते रहते हैं, इंटरेस्ट वगैरह चेंज होता रहता है कि उसमें जो भी अकाउंट आएगा, जो भी पैसा आ रहा है उसका इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। तो इसके लिए बजटिंग की आवश्यकता होती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके लिए बनता है। कंसोलिडेटेड फंड में तो बनता ही बनता है रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, वो तो इसका मेन मेजर पार्ट है। तो जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में मेन पॉइंट आपको याद रखना है, जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है वो 2 टाइप से कैटेगराइज होता है। पहला तो वो चार्ज और वोटेड में, दूसरा रिवेन्यू और कैपिटल में। ठीक है, यदि आपने अकाउंटिंग पढ़ी तो आपको मालूम है कि रिवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है। रिवेन्यू क्या है, डे टू डे लाइफ में खर्चा होता है या रिसीविंग होती है वो। कैपिटल क्या है, एसेट्स, जो मतलब अभी हमने ले लिया उसका भविष्य में, फ्यूचर में उसका लगातार यूज होता जाएगा, उसमें डेप्रिसिएशन भी लगेगा, ये सब चीजें कैपिटल अकाउंट में आएंगी। तो इसके लिए आपको कॉमर्शियल अकाउंटिंग पढ़ी होनी जरूरी है। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि रिवेन्यू मतलब डे टू डे लाइफ में, कैपिटल में फिक्स एसेट्स, जैसे मशीनरी लगा दिया, कहीं पे लैंड ले लिया, तो वो फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। सेकंड पार्ट है फिनांस एक्ट। फिनांस एक्ट है, मैं देखिए स्टार्टिंग मैंने बताया था कि एनुअल अकाउंट 2 टाइप्स के हैं, फिनांस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट यहाँ पे हम अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्ट की बात कर रहे हैं, बजटिंग की बात कर रहे हैं। तो जब बजटिंग मिलाएंगे तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा और आपका फिनांस एक्ट आएगा। जब हम अकाउंट की बात करेंगे तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस और प्लस फिनांस एक्ट, ये दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा फिनांस अकाउंट। ठीक है ना, तो इस बात को यह है याद रखना है।
तो फिनांस एक्ट में क्या आएगा, टैक्सेशन आएगा। टैक्सेशन में क्या है, पहले के जो टैक्सेशन है वो क्या है, मॉडिफिकेशंस क्या है उसमें, न्यू टैक्सेस क्या है उसमें, ठीक है। टैक्सेशन क्या है मुझे पता नहीं, एग्जिस्टेंस टैक्सेस क्या है, टैक्सेशन क्या है हमें नहीं जानना है टैक्सेशन क्या है इसमें, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है कि टैक्सेशन कैसे लगाया जाता है, एग्जिस्टेंस क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है, न्यू टैक्सेस क्या है, ठीक है। पहले क्या टैक्स चल रहा था, जैसे ही आता है कि हाँ भाई टैक्स स्लैब चेंज कर दिया गया, तो कभी 2.5 लाख कभी 5 लाख, तो ये एग्जिस्टेंस में क्या चल रहा है, उसका मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, न्यू टैक्सेस क्या है, ये सब पूरा जो है फिनांस एक्ट में, ये भी बजट का ही पार्ट होता है, बजट के टाइम आता है ना। थर्ड आता है एप्रोप्रिएशन एक्ट। एप्रोप्रिएशन एक्ट मीन्स हो गया, अब इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन काम इसी का होता है, डिपार्टमेंट जो है इसी से चलता है, एप्रोप्रिएशन एक्ट से। अकाउंट भी यही है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी यही है, सही है। तो विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट, तो जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्टेट से हमें पैसा निकालना होता है तो एप्रोप्रिएशन एक्ट लाया जाता है। होता क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए अपना INAD डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के अपना एक या एक से अधिक ग्रांट होते हैं, वन और मोर ग्रांट होते हैं, ठीक है, वन और मोर ग्रांट होते हैं। उस ग्रांट में होता क्या है, एक्सपेंडिचर की डिटेल होती है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की डिटेल होती है कि ये एक्सपेंडिचर हमको करना है। ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट होते हैं, सब डिपार्टमेंट को मिलाकर टोटल डिपार्टमेंट बन जाते हैं, टोटल डिपार्टमेंट का टोटल ग्रांट बन जाता है, और टोटल ग्रांट फॉर विड्रॉल, अभी टोटल ग्रांट के अकॉर्डिंग हमको विड्रॉल करना होता है एक्सपेंडिचर को, कहाँ से करना होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉल करना होता है, इसके लिए एप्रोप्रिएशन एक्ट आता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यदि कुछ भी विड्रॉल करना है तो आपको एप्रोप्रिएशन एक्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट बिजनेस कैसे हो रहा है ये समझ लीजिए। तो ठीक है, पहले तो हमने आपको बताया था फाइनेंशियल सैंक्शन जो होता है वो एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, एग्जीक्यूटिव से सेक्रेटरी जो कि ग्रांट कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, फिर डायरेक्टर होता है जो कि चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर होता है जो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, फिर डेप्यूटी डायरेक्टर होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है। अब हमारा CAG कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। CAG है तो CAG देखिए ये आपके सामने है, और इनके सेक्रेटरी हैं श्री आशुतोष शर्मा। हर एक डिपार्टमेंट सेक्रेटरी होते हैं, इनके भी सेक्रेटरी हैं। अब CAG के नीचे आते हैं डेप्यूटी CAG। तो डेप्यूटी CAG को नॉर्मली हम लोग DAI बोल देते हैं, क्योंकि आपने ये टर्मिनोलॉजी सुना होगा ADAI आए हुए हैं या DAI आए हुए हैं। तो DAI क्या है एक्चुअल में, डेप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो वो DAI है ऑफ इंडिया। तो A मीन्स हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर, D मीन्स डेप्यूटी, A मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर, I मीन्स इंडिया। तो DAI हो गया, डेप्यूटी CAG हो गया, ओके। अब इसके बाद क्या आते हैं कि ADI, DAI के नीचे ADI होता है, मतलब एडिशनल डेप्यूटी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब आपको मालूम चल गया कि CAG के नीचे डेप्यूटी CAG, डेप्यूटी CAG एडिशनल डेप्यूटी CAG, ओके, ADAI हो गया। अब जो हम लोगों का फील्ड फॉर्मेशन है, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, उसमें डायरेक्टर जनरल्स होते हैं, PAG होते हैं, हमारा ऑफिस का PAG है, तो AG होता है, सेंट्रल के ऑफिसर्स के PD होते हैं। ये किसको रिपोर्ट करते हैं, DAI डेप्यूटी CAG को या एडिशनल डेप्यूटी CAG को, जैसा भी मामला होता है उसको वो रिपोर्ट करते हैं, ओके। ये हमारा प्रोसीजर है CAG का। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हु इनकर्स एक्सपेंडिचर एज पर सैंक्शन। सैंक्शन जो होता है, जो फाइनेंशियल सैंक्शन हो जाता है एक बार ग्रांट का पार्लियामेंट से या लेजिस्लेचर से, उसका एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कौन करता है। प्रोसीजर वही है, सेक्रेटरी डायरेक्टर को देता है, डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर को देता है, ज्वाइंट डायरेक्टर वो DDO देता है, DDO उसको एक्सपेंडिचर करता है। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग देखिए, अकाउंटिंग को दो पार्ट्स मेनली है, एक कैश अकाउंटिंग है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग है, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग है। तो कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन जब होता है तभी उसको रखा जाता है। जैसे मैंने कोई स्टोर से सामान खरीदा, किसी डिपार्टमेंट A ने किसी डिपार्टमेंट B से स्टोर से कुछ सामान खरीदा और ये कहा कि मैं 2 या 3 महीने बाद इसका पैसा आपको दूंगा, तो तब तक ये कैश अकाउंटिंग में नहीं आएगा जब तक वो पैसा नहीं दे देगा, मतलब कोई लायबिलिटीज उसमें शो नहीं करेगी। जब वो जिस मंथ जाके 3 महीने बाद जब वो स्टोर को पैसा देगा तब अपने अकाउंट से वो डेबिट करेगा और उसके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यही है कैश बेसिस अकाउंटिंग। लेकिन एक्चुअल में वो नोट तो होना चाहिए, आपको लायबिलिटीज नोट होनी चाहिए कि हाँ मैं पैसा लेना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो ये कुछ खामियां कैश बेसिस अकाउंटिंग की हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है रियल इमेज या पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या करता है, एक्चुअली पेड और रिसीव तभी उसको बताता है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर में कैश बेसिस अकाउंटिंग है, एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग है। कैश बेसिस प्रॉफिट्स कैन नॉट बी कैलकुलेट एक्यूरेटली नहीं होता है ना, क्योंकि लायबिलिटीज को शो नहीं करता वो। अब आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कैश बेसिस बनाता है तो वो तो एक्यूरेटली करता है, नहीं, कैश बेसिस जो है एक्यूरेटली नहीं करता है, जबकि एक्रूअल बेसिस
प्रॉफिट को एक्यूरेटली कैलकुलेट करता है। फिर भी कैश बेसिस अकाउंटिंग ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपनाई जाती है। उसके पीछे रीजन है कि वो बहुत सिंपल होती है, उसको करने में दिक्कत नहीं आती, उसको अडॉप्ट करने में दिक्कत नहीं आती। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हर कोई उसको जो है अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर लेता है, इसलिए जो है उसको कैश बेसिस रखा गया। परंतु कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं गवर्नमेंट के जो कॉमर्शियल बेसिस होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, सभी नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज और क्वासी कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो आपका एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग करते हैं और वो अपना प्रोफार्मा अकाउंट्स बनाते हैं। तो जो एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग करते हैं प्रोफार्मा अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन ये है क्या सभी कैश बेसिस करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सभी नहीं करते, क्योंकि कॉमर्शियल और क्वासी कॉमर्शियल कुछ जो डिपार्टमेंट है वो नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गया आपके सामने। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या है, एनुअल अकाउंट्स बन गया, ये नेक्स्ट आपका जो है स्टार्टिंग हो गई है कि एनुअल अकाउंट्स बन गया है, नेक्स्ट हेडिंग है एनुअल अकाउंट्स बन गया है। उस एनुअल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करके ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे और वो ट्रांजेक्शन्स आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च होंगे। जैसे कि अभी मुझे 2023 और 24 का एनुअल अकाउंट्स बनाना है, ठीक है, तो वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक ट्रांजेक्शन उसमें होंगे। उस ट्रांजेक्शन्स को कंपाइल रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर कंपाइल किया जाएगा और उसको एनुअल अकाउंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पहले मंथली अकाउंट बनेगा, फिर मंथली अकाउंट से बन जाएगा आपका एनुअल अकाउंट। तो क्या क्या प्रोसीजर होगा, रिकॉर्ड होगा, ठीक है, कंपाइल होगा, फिर उसके बाद वो मंथली अकाउंट बनेगा, फिर वो एनुअल अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर बनेगा। तो अब क्या है, एनुअल अकाउंट्स में बताया था आपको फाइनेंस अकाउंट होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। फाइनेंस अकाउंट में क्या आता है, फाइनेंस अकाउंट में दोनों चीजें आती है, ये मैंने बताई थी। एक तो आपका AFS भी आता है एक्ट, और दूसरा आपका फिनांस एक्ट भी आता है, ठीक, ये दोनों आते हैं। AFS में क्या था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों ही लेने थे और उसको जो है वोटेड और चार्ज और रिवेन्यू और कैपिटल में चेंज किया गया था, और जो फाइनेंस था वो टैक्सेशन वगैरह थे। तो यही बात इसमें कही गई है कि जो फिनांस एक्ट है वो रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर को डिस्कस करता है, और कहाँ से, तीनों से, कंसोलिडेटेड से, पब्लिक अकाउंट से भी, कंटीजेंसी, तीनों से। जो फिनांस एक्ट आता है वो तीनों से पैसा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन केवल जो है डील करता है वो कंसोलिडेटेड फंड से। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि एप्रोप्रिएशन एक्ट या एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस अकाउंट से करता है आपका डील, तो केवल कंसोलिडेटेड फंड से करता है। लेकिन जो फिनांस एक्ट है वो कंसोलिडेटेड फंड से भी करता है, पब्लिक अकाउंट से भी करता है, कंटीजेंसी से भी करता है। अब एप्रोप्रिएशन एक्ट में क्या है, गिव्स डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अगेंस्ट ईच ग्रांट बाय कॉमर्शियल कंसर्न डिपार्टमेंट। तो इसमें होता क्या है कि कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपना डिटेल्स देता है कि कितना कितना एक्सपेंडिचर उसका हुआ है, तो वो अपना डिटेल देता है। ग्रांट बनाता है, वो ग्रांट के दो चीज़ों पे बेस्ड होती है वो ग्रांट, एक तो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर क्या है उस पर बेस्ड होती है, और एस्टिमेटेड क्या है उस पर बेस्ड होती है। तो वो पूरा बना करके एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उस रिकॉर्ड को, एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड को दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड को दिया जाता है एप्रोप्रिएशन एक्ट में। होता क्या है कि जब एप्रोप्रिएशन एक्ट में वो ग्रांट बना के दे दिया जाता है, तो उससे तो पहले ये मालूम चलता है कि पिछली बार एक्सपेंडिचर क्या था, अब कितना एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। दूसरा ये भी मालूम चलता है कि हमारा रिसीविंग क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या सेविंग हमारी ज़्यादा तो नहीं हो रही। ये दोनों ही बातें हमको एप्रोप्रिएशन एक्ट से मालूम चल जाती है। द फिनांस एंड एप्रोप्रिएशन एक्ट्स प्रिपेयर्ड बाय CGA। अच्छा, तो ये बात मैंने आपको बताई कि प्रिपेयर करना, कंपाइल करना, यदि यूनियन की बात है, एनुअल अकाउंट को प्रिपेयर करना, एनुअल अकाउंट मतलब दोनों ही, फिनांस अकाउंट भी और एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी, उन दोनों को यदि प्रिपेयर करना है, रिकॉर्ड करना है, कंपाइल करना है, प्रिपेयर करना है, तीनों काम कौन करेगा, यूनियन का है तो CGA करेगा, और यदि स्टेट का है तो अकाउंटेंट जनरल A&E करेगा। ओके, अकाउंटेंट एंटाइटलमेंट करेगा। ओके,
ऑडिट कौन करेगा? सीएजी करेगा। सीएजी क्या करेगा? चेक करेगा। क्या चेक करेगा ऑडिट करते समय? रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, जो अकाउंटिंग सिस्टम यूज किया जाए वो रिलायबल है कि नहीं, और एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स। दो ही चीज चेक करते हैं कि आपने एज पर रूल सारे काम किए कि नहीं, और जो आपने कैलकुलेशन की है वो सही है कि नहीं। दो ही चीजें हम लोग ऑडिट में चेक करते हुए दिया गया है इसमें। इसके बाद चेक करने के बाद सीएजी क्या करता है? सर्टिफिकेट जारी करता है। सर्टिफिकेट जो जारी करता है वो 3 टाइप्स के सर्टिफिकेट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो सर्टिफिकेट्स क्या है? सर्टिफिकेट जो सीजी जो करता है वो अनक्वालिफाइड होता है, क्वालिफाइड होता है और अनक्वालिफाइड विद एम्फेसिस ऑफ मैटर होता है। 3 होते हैं, ठीक है। तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन, अब देखिए इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑडिट का काम क्या है। ऑडिट काम ये है कि किसी डिपार्टमेंट में गए, डिपार्टमेंट में जाने के बाद हमने वहाँ पे कुछ जो भी उसके अकाउंटेबिलिटी में या अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ कमियां हैं उसको निकाली और उसको बता दिया कि ये कमियां को ठीक करना है। तो इसमें मैं क्वालिफाई हो गया क्योंकि मैं ऑडिट करने गया था, मैंने अपना सारा काम पूरा किया। परंतु यदि मैं उसका कुछ भी नहीं निकाल पाया, सिस्टम में कमियां खामियां नहीं निकाल पाया, एरर नहीं निकाल पाया, तो इसका मतलब मैं क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अनक्वालिफाइड हूं, इसका मतलब मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं उसमें कोई भी एरर नहीं निकाल पाया। क्यों? क्योंकि उसका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू है और फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब ये क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ट्रू एंड फेयर व्यू के मतलब हो गया कि सारा एकदम पारदर्शिता से अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया है, बिल्कुल एक्चुअल रूल्स के अकॉर्डिंग काम किया गया है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री फ्रॉम है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट मींस एरर, मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट एरर, ऐसी एरर जिससे पूरा अकाउंटिंग सिस्टम चेंज हो सकता है। तो वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है। तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इट्स ओके एंड टोटल ट्रू एंड फेयर व्यू अकाउंटिंग सिस्टम आल्सो ओके। तो सब कुछ ओके है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, तो इसका मतलब अनक्वालिफाइड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनक्वालिफाइड में तो कुछ और ही समझ में आता है कि अनक्वालिफाइड है, फिर कह रहा ट्रू एंड फेयर व्यू, तो वो अनक्वालिफाइड हम हो गए ना ऑडिट करने का, क्योंकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू था इसलिए। अब क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या हुआ कि हम क्वालिफाई हो गए क्योंकि हमने उसमें एरर निकाल ली। इसका मतलब हुआ है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसमें है, इसका मतलब उसकी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री फ्रॉम नहीं है। दूसरी बात, वो ट्रू और फेयर व्यू नहीं दे रहा है। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और उसमें फ्रॉड है, एरर है, इरेगुलरिटीज है। तीसरा हो गया अनक्वालिफाइड ओपिनियन विद एम्फेसाइज ऑफ मैटर। अब एक्चुअली उसमें होता क्या है कि वैसे तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है और फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, बट इसमें कुछ अभी गुंजाइश है करेक्शंस की। क्यों? क्योंकि सर्टेन इश्यूज हैं जो स्टेक होल्डर्स के बिहार से ठीक नहीं। स्टेक होल्डर्स ही किसी कंपनी को चलाता है, किसी गवर्नमेंट को, किसी कंपनी को वही चलाता है, तो क्योंकि रियल इन्वेस्टर्स वही होते हैं। तो इसलिए जो है आपको देखना पड़ेगा स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको इसमें प्रोसीजर आपको ऐड करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यदि हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो उसको कहाँ ऐड करेंगे रिपोर्ट बना के? स्टेट की बात कर रहे हैं तो कहाँ? जब स्टेट बनता है तो स्टेट फिनांस एक्ट होता है, उसकी रिपोर्ट बनती है, तो उसमें हम ऐड कर देंगे इस इश्यूज़ को। और यदि हम सेंट्रल की बात करेंगे तो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, उसमें हम रिपोर्ट में ऐड कर देंगे। तो अपने यहाँ 3 प्रकार का ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट। तो जब फाइनेंशियल ऑडिट बनेगा उसकी रिपोर्ट में हम लोग ऐड कर देंगे अनक्वालिफाइड ओपिनियन के बाद जो कुछ इश्यूज आएंगे उसको। चलिए नेक्स्ट देखें, तीनों सर्टिफिकेट क्लियर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? एनुअल अकाउंट्स विद ऑडिट सर्टिफिकेट आर सबमिटेड टू पार्लियामेंट। सिंपल, एनुअल अकाउंट्स किस में किया जाता है? एनुअल अकाउंट्स जो है पर रिपोर्ट बनती है, ऑडिट होता है उस पर रिपोर्ट बनती है, जब रिपोर्ट बनती है तो सर्टिफिकेट भी रहता है। तो रिपोर्ट और सर्टिफिकेट सारा का सारा जो है वो यदि यूनियन की बात है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट किसको भेज देगा? पार्लियामेंट को भेज देगा। यदि स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो पहले वो लेजिस्लेचर में जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा, फिर वो लेजिस्लेचर में चला जाएगा। ये प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाता है, ठीक है।